नमस्कार, मैं हूं साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। इस लड़की को ध्यान से देखिए, ये एक इंटरोगेशन फुटेज है। क्या आपको लगता है कि ये लड़की बेगुनाह या इनोसेंट है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। इस लड़की का नाम है डेजिरे स्ट्रिकलैंड। इसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जून 2015 को एक मासूम लड़के का इतनी बेरहमी से हत्या की थी जितना कि आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। होजे अमाया जुआर्तादो उसकी फैमिली के साथ एल सल्वाडोर में चल रही लगातार वायलेंस की वजह से वहां से निकलकर यूनाइटेड स्टेट्स में नए सपने के साथ आया था। लेकिन फ्लोरिडा में जैसे ही वो अपने फैमिली के साथ कदम रखता है, उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। अपने ही देश से अपनी जान बचा के वो यूएस आए थे, बट उसको और उसकी फैमिली को ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि होजे का यहाँ लगातार टॉर्चर और बुली होगा और आखिर में उसको ऐसा भयानक मौत मिलेगा कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन वो खूनी खेल वही खत्म नहीं होता है। जो उन लोगों ने उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ किया, वो भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। और मेरा यकीन मानिए, इस केस में इतने अनइमेजिनेबल ट्विस्ट हैं जो आपको हिला के रख देगा। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस हॉरिबल एंड बोन चिलिंग स्टोरी, अगर आपको इसी तरह के क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपका ऑनेस्ट सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। ये कहानी है होजे अमाया जुआर्तादो की। उसका जन्म एल सल्वाडोर में 1998 में हुआ था। उसके पिता का नाम था सैंटोस अमाया और उसकी माँ का नाम था लूसिया अमाया। होजे के 5 भाई बहन थे। उसकी फैमिली ने अपना ज्यादातर समय एल सल्वाडोर में ही बिताया। एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, जहाँ बहुत सारे सुंदर कलरफुल शहर और जगह है और वहाँ के लोकल कुजीन्स भी बहुत फेमस है। लेकिन इस कंट्री का एक डार्क साइड भी है। वहाँ ड्रग्स के वजह से होने वाले गैंग वायलेंस और गवर्नमेंट और ड्रग लॉर्ड्स के बीच चलने वाला लगातार खूनी संघर्ष के कारण वहाँ के आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आए दिन वहाँ मर्डर्स और लूटपाट के इंसिडेंट्स होते रहते हैं और सेफ्टी के लिहाज से एल सल्वाडोर बहुत ही पीछे चला गया है। और इसीलिए 2006 को जब होजे 8 साल का था, सैंटोस और लूसिया ने ये डिसाइड किया कि वो एल सल्वाडोर छोड़ के मायामी फ्लोरिडा में शिफ्ट हो जाएंगे। उनको सिर्फ एक सेफ और पीसफुल जगह की जरूरत थी, जहां हर दिन उनको अपने और अपने बच्चों की लाइफ की सिक्योरिटी का डर न हो। मायामी फ्लोरिडा में जुआर्तादो फैमिली अच्छी तरह से सेटल हो जाता है। फ्लोरिडा एक ऐसा स्टेट है जो कल्चरली बहुत डाइवर्स है, मतलब वहाँ हर कलर और रेशियल बैकग्राउंड के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं। होजे अपने भाई बहनों में सबसे शाय था। वो एक शांत और इंट्रोवर्ट लड़का था जो ज्यादातर समय अपने फैमिली के साथ घर पर ही रहता था, जिस वजह से उसके नए दोस्त भी नहीं बनते थे। लेकिन उसी की उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही उसके भी कुछ सपने थे और इंटरेस्ट था। होजे को कार और कारों के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट था और वो एक बहुत अच्छा कार मैकेनिक बनना चाहता था ताकि वो अपने पैशन को कैरियर में बदल सके। उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसके पिताजी ने उसका दाखिला होमस्टेड जॉब कॉर्प्स सेंटर में करा दिया। जॉब कॉर्प्स एक फ्री एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे हमारे भारत में स्किल इंडिया के अंदर चलने वाले इंस्टीट्यूशंस। जॉब कॉर्प्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर द्वारा संचालित एक ऐसा प्रोग्राम है जहां 16 से लेकर 24 इयर्स तक के जरूरतमंद युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे उनको जॉब मिलने में और अपने पैरों में खड़े होने में मदद मिलती है। होजे के वहाँ दाखिले के बाद उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे और वो अपने बच्चे की फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन वो खुशी कुछ ही पल का था, क्योंकि होजे की वहाँ दोस्ती इन 5 हैवानों से हो गया था। 2015 को जॉब कॉर्प्स में दाखिले के बाद वो वहाँ के एक हॉस्टल में रहने लगता है। वीकडेज में वो अपनी क्लासेस और ट्रेनिंग में बिजी रहता है और सैटरडे और संडे को वहाँ पास ही के एक लोकल मार्केट में स्ट्रीट पर आइसक्रीम बेचता है ताकि वो अपना पॉकेट मनी निकाल सके। होजे के फैमिली में पूरे 8 लोग थे और उनका गुजारा मुश्किल से ही जैसे तैसे हो रहा था। अब होजे ज्यादातर समय कैंपस में ही बिता रहा था और इसी बीच उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं। 18 साल का जोनाथन लुकास, 19 साल का क्रिश्चियन कॉलन, 18 साल की डेजिरे स्ट्रिकलैंड और 20 साल का कहीम अरबेलो। ये चारों वहाँ बहुत बदनाम थे। दूसरों को बुली और टॉर्चर करना उन्हें बहुत पसंद था। कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स में भी कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। और तो और उन चारों का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। लेकिन जॉब कॉर्प्स से किसी ने भी होजे
या उसकी फैमिली को इसके बारे में नहीं बताया। कहीम जो ग्रुप में सबसे बड़ा था, वो एक सस्पेक्टेड नारकोटिक डीलर था। वो बहुत गुस्सेदार और मारपीट करने वाला लड़का था और अनफॉर्चुनेटली वही होजे का रूममेट भी था। लेकिन होजे को उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कहीम वहाँ आए दिन उसके पैसे चुराता था या उसे डरा धमका कर उसके पैसे छीन लेता था। होजे एक शांत और इंट्रोवर्ट लड़का था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसका रिएक्ट करे। जून 28, 2015 के आफ्टरनून को होजे जॉब कॉर्प्स के मैनेजमेंट से बाहर जाके कुछ खाने का सामान लाने के लिए परमिशन मांगता है। वहाँ के स्टाफ को ये पता था कि वो आधे घंटे में लौट कर आ जाएगा। शाम के 6 बज जाते हैं और होजे अब तक वापस नहीं लौटता। जॉब कॉर्प्स के स्टाफ होजे के फैमिली को फोन करके पूछते हैं कि क्या वो घर तो नहीं चला गया। सैंटोस और लूसिया ये खबर सुन के घबरा जाते हैं क्योंकि उनको ये अच्छी तरह पता था कि होजे कभी झूठ बोल के ऐसा नहीं जाता है और उनको शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो उसी शाम पुलिस को रिपोर्ट लिखाने पहुंच जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ के पुलिस से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पुलिस का कहना था कि क्योंकि होजे 17 इयर्स का है, उन्हें 72 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पूरे 3 दिन के वेट करने की बात सुन के होजे के फैमिली वाले बहुत डिस्टर्ब हो गए। किसी भी माता पिता के लिए पुलिस के मुंह से ऐसा सुनना बहुत ही दुख की बात है। आपने भी अक्सर मूवीज या शोज में ये देखा होगा कि मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस 24 या 48 आवर्स का वक्त लेती है। अगर आप भी यही सोचते थे तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे भारत के कानून के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसा ही आपको लगता है कि आपका कोई मिसिंग है, उसका रिपोर्ट जल्द से जल्द अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कर दे। पुलिस को आपका रिपोर्ट रजिस्टर करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई वेटिंग पीरियड होता ही नहीं है। पुलिस से निराशा मिलने के बाद सैंटोस, लूसिया और होजे का बड़ा भाई फ्रेडिस होजे को तलाश करने खुद ही निकल पड़ते हैं। वो लोग सबसे पहले जाकर जॉब कॉर्प्स के स्टाफ से बात करते हैं, लेकिन वहाँ के स्टाफ को भी कोई आइडिया नहीं था कि होजे कहाँ गया होगा। वो पूरे टाउन और आसपास के दुकानों में भी पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। और 2 दिन पूरा टाउन छान मारने के बाद वो जॉब कॉर्प्स के बाउंड्री वाले एरिया के जंगलों में तलाशी करने पहुँचते हैं। वो इलाका जॉब कॉर्प्स के कैंपस के बाहर का था, जहाँ कोई नहीं रहता था और ज्यादातर बदमाश लड़के लड़कियां वहीं ड्रग्स लेने आते थे क्योंकि वो एक सुनसान जगह थी। फ्रेडिस को वहाँ एक ऐसा जगह दिखाई देता है जहाँ का घास जला हुआ था और जब वो पास जाके देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वहाँ की मिट्टी ऐसी थी जैसा किसी ने गड्ढा खोद के अभी अभी भरा हो। फ्रेडिस मन ही मन अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मिट्टी को अपने हाथों से खोदने लगता है। थोड़ी देर खोदने के बाद ही उसे किसी का पैर मिलता है और उसको उस पैर में लगे सॉक्स से ये पता चल जाता है कि वो उसके छोटे भाई होजे का है। सैंटोस और लूसिया अपने बेटे की लाश को देख के टूट जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन फ्रेडिस इस बात से संतुष्ट था कि एटलीस्ट उसके छोटे भाई को खोज लिया गया है। जब ज्वारदादो फैमिली होजे के बॉडी को अच्छी तरह से देखता है तो उनकी रूह कांप जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि उसे इतनी बेरहमी से काट कर मारा गया था कि अगर आप ऐसा किसी हॉलीवुड मूवी में भी देखेंगे तो अंदर से हिल जाएंगे। बिना पुलिस की मदद से ही ज्वारदादो फैमिली ने होजे को ढूंढ निकाला था और अब उनके पास कई सवाल थे। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि होजे के साथ क्या हुआ होगा और किसने उसका इतनी बेरहमी से मर्डर कर दिया है। क्या ये किसी सीरियल किलर का काम है? वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को अब इस केस को सॉल्व करके होजे और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाना था। इस बार पुलिस ज्वारदादो फैमिली की बातों को ध्यान से सुनते हैं और बिना वक्त गवाए क्राइम सीन पहुंच जाते हैं। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन क्योंकि होजे की बॉडी अब तक बहुत सड़ चुकी थी, उनके लिए एग्जामिन करना बहुत ही चैलेंजिंग था। और साथ ही वहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि कई सारी चीजें मिली थी जिनका एक एक करके एग्जामिन किया जाना था। किसी भी जले हुए कपड़े का डीएनए एनालिसिस करना कोई आसान बात नहीं है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सबसे पहले पुलिस को होजे की पहचान कंफर्म करना था और ये पता लगाना था कि उसके डेथ का कारण क्या है। पुलिस को ये सब जल्द ही पता चल जाता है। मीडिया के जरिए जब मर्डर का डिटेल्स सामने आया तो पूरा अमेरिका बौखला गया। This is a crime so brutal, it shocked South Florida. It's hard to even discuss it. Police say this victim was hacked with a machete and made to lie in a grave in his final moments. लेकिन इस मर्डर के पीछे का सच और भी ज्यादा खौफनाक था। एना मोरेलिस, जो कि होजे की कजिन है, उसने एक GoFundMe पेज शुरू किया ताकि वो होजे के फ्यूनरल के लिए इंटरनेट से लोगों की मदद से कुछ पैसे उठा सके। और उसी GoFundMe पेज के डिस्क्रिप्शन में उसने वो सारी बात लिखी जो उस दिन होजे के साथ हुआ था। होजे को बड़े खौफनाक तरीके से किसी धारदार हथियार से पूरे शरीर में काटा गया था, उसका किया गया था और उसको दफनाते वक्त भी होजे जिंदा था। वो 17 साल का था और वो अपने आप को बचा नहीं पाया। सारे कत्ल या मर्डर्स दुखद होते हैं, लेकिन होजे के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो दिल दहला देने वाला है।
जोरदादो फैमिली को इंसाफ चाहिए था और वो भी जल्द से जल्द। उनके जहन में बस यही सवाल था कि किसने होजे का खून किया है और किस लिए। मेरा यकीन मानिए, इस कड़ी में जो उन्हें जवाब मिलता है उससे पूरा जोरदादो फैमिली और भी टूट जाता है। पुलिस ने इस केस को बहुत एक्टिवली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में वो कहीम अरवेलो को पूछताछ के लिए कस्टडी में लेते हैं। उसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। कहीम के बाद उसके बाकी साथियों की भी पूछताछ की जाती है। डेज़िरे स्ट्रिकलैंड, क्रिश्चियन कॉलन, जोनाथन लूकस और जोसेफ माइकल कैब्रेरा। लेकिन सभी के सभी ने उनके ऊपर लगे सारे चार्जेस को झुठला दिया। इन्वेस्टिगेशन के चलते कहीम और जोनाथन को सबसे पहले अरेस्ट किया गया। कहीम की दादी माँ ने बताया था कि कहीम की माँ का उसके बचपन में ही किसी ने मर्डर कर दिया था और उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है क्योंकि उसका पिताजी नहीं था। कहीम की दादी को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कहीम जिसने अपनी माँ को खोया था किसी और की जान ले सकता है। हालांकि उन पांचों ने ही होजे के मर्डर के पीछे उनका हाथ होने से साफ इनकार किया था, लेकिन इस केस के एफिडेविट में सारी कहानी को डिटेल में दिया गया था। जून 28, 2015 को उन्होंने अचानक ही उस दिन खून का खेल नहीं खेला था, बल्कि इसका प्लानिंग वो 2 सप्ताह से कर रहे थे। उनके हथियार को उन्होंने पहले ही उस एरिया में झाड़ियों में छुपा कर रख दिया था, जमीन को भी खोद कर रखा था और उनका टारगेट भी ढूंढ लिया था। उनका पूरा मर्डर का प्लान उन्होंने पहले ही तैयार किया हुआ था और कहीम के मुताबिक उसके खून करने का मोटिव होजे का उसका पैसा न दे पाना था। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वही कहीम जो होजे से खुद ही पैसा छीनता था और उसके पैसे चुराता था। मर्डर के पीछे का मोटिव ये बताया था कि होजे ने उससे ड्रग्स लेकर पैसे नहीं दिए थे। जून 28, 2015 के दोपहर को वो सारे मिलके होजे को जॉब कॉर्प्स के बाहर सुनसान जंगल में बुलाते हैं, बिल्कुल उसी जगह जहां उन्होंने पहले से ही सब तैयार करके रखा हुआ था। होजे के वहां पहुंचते ही कहीम झाड़ियों में छुपाए अपने दाव को निकालता है और होजे को अंधाधुंध काटना शुरू करता है और बाकी सब वहीं खड़े होकर कहीम का वो खूनी खेल देखते हैं। उसके बाद उसका करके उसे बुरी तरह से पीटकर वो लोग उसे वहीं खुदे हुए गड्ढे में फेंक देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब वो चारों उसे दफना रहे थे, उसकी सांसें चल रही थी। उसको जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उनका घिनौना खेल खत्म नहीं होता है। सबके वहां से जाने के बाद कहीम और डेज़िरे वहीं रुक जाते हैं। वो दोनों उस समय कपल्स थे और इतना कुछ होने के बाद वो दोनों वहीं होजे के बॉडी के पास ही करते हैं। ये मेरे इमेजिनेशन से बाहर है कि कोई ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। मैं हमेशा से मानता हूँ कि सबसे बड़ा शैतान हमारे और आपके बीच ही रहते हैं और इन लोगों की करतूत ने फिर से मेरी इस सोच को सही साबित कर दिया है। कहीम को फर्स्ट डिग्री मर्डर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर और 4 धाराओं में विटनेस या विक्टिम की बॉडी से छेड़छाड़ के आरोप में अरेस्ट किया जाता है। उसके बाकी साथियों के ऊपर भी फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। उसमें से किसी ने भी अपना गुनाह कबूल नहीं किया था, लेकिन डेज़िरे का बिहेवियर देख के शायद आप भी अपना गुस्सा ना रोक पाए। आप इस फुटेज में साफ देख सकते हैं कि कैसे वो रो धोकर और चिल्ला चिल्ला कर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। उसने खुद को एस्थमा पेशेंट बताकर विक्टिम कार्ड खेलने का भी कोशिश किया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने भी बड़ी होशियारी से काम करते हुए उसके सारे ड्रामा को खारिज कर दिया और इन्वेस्टिगेशन में बने रहे। ये वही लड़की थी जिसने कहीम के साथ मिलके होजे के मर्डर का प्लान बनाया था। उसने अपने बॉयफ्रेंड का एक मासूम की बेरहमी से जान लेने में उसकी मदद की थी और तो और उसके साथ होजे के बॉडी के पास ही किया था और अब वो इनोसेंट होने का नाटक कर रही थी। इससे यही पता चलता है कि उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। बाकी चारों लड़कों ने बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन सिर्फ डेज़िरे स्ट्रिकलैंड अभी तक अपने जुर्म को कन्फेस नहीं कर रही थी। उन सबका ट्रायल चल ही रहा था कि इसी बीच डेज़िरे स्ट्रिकलैंड को लेके एक और हॉरिबल डिटेल सामने आता है। 28 जून वाले कांड के समय जब वो लोग होजे को लेकर जंगल पहुंचते हैं, डेज़िरे पेशाब करने चली जाती है और कहीम को वापस आके कंप्लेन करती है कि उसने क्यों होजे को उसके एब्सेंट में काटना शुरू किया। वो कहती है कि वो फिर से होजे को कटता हुआ देखना चाहती है। मुझे पता नहीं वो लड़की एक इंसान है या फिर कोई शैतान। सितंबर 2022 को डेज़िरे को 15 साल की सजा हुई और उसने जो 7 साल ऑलरेडी जेल में गुजारे हैं उसे भी उन 15 सालों में गिना जाएगा। इस हिसाब से वो 2030 को जेल से रिहा हो जाएगी। 2020 को जोनाथन लूकस को 5 साल की जेल
और 15 साल की प्रोबेशन हुई थी। जोसेफ माइकल कब्रेरा, जिसका ओजे की मर्डर में इन्वॉल्वमेंट उन चारों में से सबसे कम था, उसको जोनाथन से थोड़ा कम समय का सजा मिलता है। लेकिन क्रिश्चियन कोलन और कहीम अभी भी उनके ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि होजे के भयानक मर्डर के 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसे पूरा इंसाफ नहीं मिला है। मैं आशा करता हूँ कि होजे की फैमिली इतने बड़े ट्रॉमा से उबर पाए और अपने मासूम बेटे की यादों के सहारे आगे बढ़ सके, ताकि उनके बाकी बच्चों की जिंदगी अच्छी हो पाए। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से कहीम और क्रिश्चियन को क्या सजा होनी चाहिए और क्या डेजिरे की सजा जस्टिफाइड है। मैं फिर आऊंगा अगली बार एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।